एक गांव के अंदर एक घर में नामकरण का समारोह चला हुआ है। वहां पर एक लड़के का जन्म हुआ है, तो उसका नाम रखने के लिए कुछ लोग वहां पर इकट्ठा हुए हैं। लड़के का नाम रखा जाता है आशीष। अब आशीष के जो पिता है वो अध्यापक है, बच्चों को पढ़ाया करते हैं और उसकी माँ घर में रहकर घर का काम काज देखा करती है। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ आशीष बड़े होने लगता है और बड़ा होने के बाद आशीष के पिता उसको पढ़ने के लिए स्कूल में भेजने लगते हैं। आशीष के पिता के पास और कोई जमीन जायदाद नहीं है, केवल एक छोटा सा घर है जिसके अंदर वो रहा करते हैं। साथ में वो प्राइवेट स्कूलों में जाकर बच्चों को पढ़ाया करते हैं और बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उन्हें ईमानदारी का पाठ भी पढ़ाया करते हैं। यानी कि जो आशीष के पिता है वो बहुत ही ज़्यादा मेहनती हैं और एक ईमानदार व्यक्ति हैं। उनको लेखन करने का भी शौक है, तो अक्सर वो स्कूल से आने के बाद अपने कमरे में बैठकर कुछ ना कुछ लिखते रहा करते हैं, जैसे कोई कविता हुआ या फिर कोई व्यंग हुआ, इस तरह की चीज़ें वो लिखते रहा करते हैं। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ उनका बच्चा स्कूल में पढ़ते पढ़ते बड़े होने लगता है। लेकिन दोस्तों तभी एक दिन अचानक से आशीष के पिता को पता चलता है कि उनका बेटा चोरी करते हुए पकड़ा गया है। उसके बाद इस बात को सुनकर आशीष के पिता बड़े ही परेशान होते हैं और अपने बेटे को देखने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद वे बताते हैं कि आपका बेटा और आपके बेटे के 3 दोस्त हमारे घर में चोरी कर रहे थे, लेकिन जैसे ही हमें पता चला कि आपका बेटा है तो हमने अभी तक पुलिस को खबर नहीं किया है। अब इस बात को सुनने के बाद जो आशीष के पिता थे उनके गांव में जो भी इज्जत बनी हुई थी वो सारी के सारी धूमिल हो जाती है। लेकिन फिर वो उन लोगों से माफी मांगते और माफी मांगकर कहते हैं कि मेरे बेटे की इसको पहली गलती समझकर माफ कर दो और हमें यहाँ से जाने दो। उसके बाद सभी लोगों के सामने जैसे उसने माफी मांगी थी जिसके घर में वो चोरी करने के लिए गए थे, तो वह उसके लड़के आशीष को छोड़ देते हैं। आशीष अब उनके साथ घर आ जाता है और घर आने के बाद उसके पिता उससे पूछते कि बेटा ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें उसके घर में चोरी करने की जरूरत पड़ गई। इस बात को सुनकर बेटा अपना सर नीचे की तरफ कर लेता है और सारी बातों को वहां पर खड़ा खड़ा सुनने लगता है। यह बात जैसे आशीष की माँ को पता चलती है तो वो भी उसे बहुत डांटती है, बहुत फटकारती है, लेकिन आशीष के ऊपर इन बातों का कोई भी असर नहीं होता है। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ आशीष के माता पिता बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगते हैं अपने बेटे की इन हरकतों को देखकर, क्योंकि उसके बाद जब उसके पिता ने उस पर निगाह रखनी चालू की थी तो उनको पता चला था कि उनका लड़का शराब भी पिया करता है, जुएबाजी भी किया करता है और अपने आवारा दोस्तों के साथ मिलकर इधर उधर ऐसे ही घूमा करता है। वो पढ़ने के लिए जाता तो है घर से, लेकिन स्कूल में पढ़ाई करने के लिए नहीं पहुंचता है। इसका मतलब वो पूरी तरह से अनपढ़ रह गया था। और इसके बाद आशीष के पिता उसको समझाने की कोशिश करते हैं। आशीष के माता पिता दोनों उसको शाम को लेकर अपने साथ बैठते हैं और कहते हैं कि बेटा इस तरह से जीवन व्यतीत नहीं होगा, तू हमारा बुढ़ापे का सहारा है और तू ही इस तरह से करेगा तो फिर क्या होगा। हमें तेरे बारे में सब कुछ पता चल गया है, तू नशा किया करता है, जुआ खेला करता है और अपने आवारा दोस्तों के साथ मिलकर आवारागर्दी किया करता है। लेकिन आशीष को जैसे ये पता चलता है कि माता पिता को ये बात पता चल गई है तो वो एकदम से कहता है कि अच्छा हुआ माँ बाबू जी, अगर आपको ये बात पता चल गई तो इसके बाद आप मुझे रोकोगे नहीं और मैं घर से ही पैसे ले लिया करूंगा शराब पीने के लिए और मुझे कहीं पर भी चोरी नहीं करनी पड़ेगी। इस बात को जैसे ही माता पिता सुनते हैं तो एकदम से उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और उन्हें इन सब बातों पर विश्वास नहीं होता है कि उनका बेटा उनसे क्या कह रहा है। लेकिन दोस्तों वो इकलौता लड़का था और उसे बड़े ही लाड चाप से उसके माता पिता ने पाल पोस कर बड़ा किया था। ऐसा कहकर वो फिर से घर से बाहर चला जाता है और कहता है कि मैं थोड़ी लेट आऊंगा, आप लोग मेरा इंतजार बिल्कुल से मत करना। ऐसा कहकर वो तो घर से चला गया था। लेकिन दोस्तों उसके बाद आशीष के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल था। वह अपने बेटे के बारे में सोचते हैं और सोचते सोचते फूट फूट कर रोते रहते हैं और एक दूसरे से कहते हैं कि अब क्या होगा, हमने तो इसे अपने बुढ़ापे के लिए तैयार किया था। धीरे धीरे समय बीतता है और पिता इस बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान रहने लगता है और इसी परेशानी के चलते उनकी तबीयत खराब रहने लगती है। वैसे भी वो एक प्राइवेट टीचर थे तो उन लोगों के पास ज्यादा पैसे तो नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब जो भी कुछ पैसे वो कमाया करते उनमें से आधे पैसे उनका बेटा ले जाया करता और घर का गुजारा होना भी बड़ा मुश्किल हो गया था। तो उसके बाद उसके पिता काफ़ी ज़्यादा कोशिश करते हैं कि बेटे को किसी तरह से रास्ते पर लाया जाए। कई तरह के प्रयत्न करते हैं, अपने जानने वाले व्यक्तियों से भी पूछते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो गया है, अब मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन दोस्तों उसके सारे प्रयास विफल हो जाते हैं। किसी भी तरह से उसका बेटा लाइन पर नहीं आता है और दिन पे दिन उसकी हालत और भी ज़्यादा खराब होने लगती है। जिन पैसों को अपने माता पिता से ले जाया करता उन पैसों से वो उसका काम नहीं चला करता और इसके बाद वह इधर उधर चोरियां करने लगा था। तभी एक दिन वह अपने पिता के कमरे में घुसता और वहां पर
जाकर देखता है कि उसके पिता ने ढेर सारी किताबें अपने कमरे के अंदर रख रखी हैं। उसके पिता बच्चों को पढ़ाने के लिए प्राइवेट स्कूल में गए हुए थे, लेकिन तभी पीछे से वह लड़का उन सारी किताबों को उठाता है और उठाने के बाद एक कबाड़े वाले को बेच देता है और अपने लिए नशा करने का जुगाड़ कर लेता है। अब जैसे ही पिता घर वापस आता है तो देखता है कि उसके कमरे में जितनी भी किताबें थी वो आज यहाँ पर नहीं है। तो उसके बाद वह अपनी पत्नी को बुलाता है और उससे पूछने लगता है कि मेरी सारी किताबें कहाँ गई। तो उसकी पत्नी उसे बता देती है कि आपका बेटा दिन के समय में आपके कमरे में आया था, तो हो सकता है वो इन किताबों को ले गया हो, क्योंकि उसके कमरे में उसकी पत्नी भी नहीं घुसा करती थी, केवल वही अपने कमरे में जाया करता था और वहां पर वो लेखन किया करता था। इसके बाद दोनों उसके माता पिता बैठकर बातें कर रहे थे और सोच रहे थे कि अगर क्या किया जाए अपने बेटे के साथ जो इसका जीवन ऐसा हो जाए कि अपने आगे की जिंदगी को अच्छी तरह से व्यतीत करे। दोनों के दोनों बड़े ही गहन सोच विचार में थे, लेकिन तभी आशीष के पिता के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह कहता है कि ठीक है, मैं अपना आखिरी प्रयास करके देखता हूं, अगर इससे कुछ हो जाता है तो अच्छी बात रहेगी। उसके बाद उसकी पत्नी उससे पूछती है कि तुम क्या करना चाहते हो। तो वो कहता है कि टाइम आने पर मैं तुम्हें भी बता दूंगा कि मैंने क्या किया है और इससे क्या फायदा हो सकता है। आशीष का पिता अपने कमरे में चला जाता है। अपने कमरे में जाने के बाद वहां पर वह लेखन करना स्टार्ट करता है। वह सोच रहा था कि अपने बेटे के लिए एक किताब लिख देता हूं जिससे इसकी जिंदगी को एक नई दिशा मिल सके, और ऐसा ही सोचकर वह लेखन करने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ वह स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए भी जाया करता और साथ में अपनी उस किताब को भी लिख रहा था। लगभग उसको 2 साल बीत जाते हैं और इन 2 सालों के दौरान वह अपने बेटे की हालत को देख देख कर काफी ज्यादा परेशान रहा करता है और इसी वजह से अब उसकी तबीयत खराब रहने लगती है। 2 साल बाद उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और तबीयत खराब होने के कारण अब उससे स्कूल भी नहीं जाया जाता था। इसके बाद वह अपनी पत्नी का सहारा लेकर उस कमरे के अंदर जाता है और लेखन को करने लगता है। उसकी पत्नी उसे पूछती है कि आप ये बताइए आप कर क्या रहे हो जो आपकी इतनी तबीयत खराब है, लेकिन जब भी आप इस कमरे के अंदर जा रहे हो। तो वह कहता है कि मैं अपने बेटे के लिए संपत्ति इकट्ठा कर रहा हूं। अगर मेरा बेटा मेरी किताब के मायने समझ गया तो उसके बाद उसकी जिंदगी बदल जाएगी। इस बात को सुनकर उसकी पत्नी भी उसे कमरे के अंदर छोड़ आती है और धीरे धीरे 6 महीने और बीत जाते हैं। 6 महीने बाद आशीष के पिता की वो किताब कंप्लीट हो जाती है और जैसे उसकी किताब कंप्लीट होती है तो उसके बाद वो अपनी पत्नी को अपने पास बुलाता है उस कमरे के अंदर, और वहां पर जाने के बाद उस किताब को देते हुए कहता है कि ये मेरी किताब है, अब मेरी जिंदगी में ज्यादा टाइम नहीं बचा है। जब मेरी मौत हो जाए तो मौत के बाद इस किताब को मेरे बेटे को दे देना और कह देना कि बेटा अगर तुमने इसका मतलब समझ लिया तो उसके बाद तुम्हारी जिंदगी सही से कटने लगेगी। अब इस बात को उसकी पत्नी सुन तो लेती है, लेकिन सुनते ही उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे, क्योंकि उसके पति की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहे थे, लेकिन उसने अपने बेटे के लिए अपनी जिंदगी को दांव पे लगाकर एक किताब बनाकर तैयार कर दी थी। वह अपने पति को गले से लगाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। इधर जो उसका पति था उसकी आंखों में भी आंसू आ गए थे, लेकिन फिलहाल वो अपने आप को संभालता है और संभालने के बाद अपनी पत्नी को वो हौसला देता है। कहता है कि अभी मेरे साथ कुछ नहीं होने वाला, अभी 2-4 दिन का समय बाकी है। उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ आशीष के पिता का भी निधन हो जाता है। अब पिता के जाने के बाद बेटा पहले से ही शराब पिया करता था, नशे में रहा करता था, जुआ खेला करता था और आवारागर्दी किया करता था। अब घर के अंदर बूढ़ी माँ रह गई थी और बूढ़ी माँ एक दिन शाम को अपने बेटे को समझाती है कि बेटा इस तरह से समय व्यतीत नहीं होगा, अगर तुम्हें इस समाज के अंदर रहना है तो तुम्हें अच्छी तरह से रहना होगा, कुछ कमा कर लाओ वरना हम लोग भूखे मर जाएंगे। क्योंकि आज शाम को उसको शराब पीने के लिए ना तो घर से पैसे मिले थे और ना ही बाहर से कुछ पैसों का जुगाड़ हो पाया था। जिन दोस्तों को अपने पैसों से शराब पिलाया करता था उन दोस्तों ने भी साफ साफ मना कर दिया था और कह दिया था कि अगर तेरे पास पैसे नहीं है तो तू हमसे किसी भी तरह का रिश्ता मत रख। अब इन सभी बातों को जब आशीष देखता है और अपने घर की तरफ देखता है, अपनी बूढ़ी माँ की तरफ देखता है, तो एकदम से उसको होश होता है कि जो कुछ भी तू कर रहा है वो बहुत ही गलत है। अब इसके बाद एक दिन शाम को वह अपनी माँ के पास आता है और माँ से कहने लगता है कि माँ इस तरह से तो हमारी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा बेकार हो गई है। जब पिताजी रहा करते थे तो हमारे पास पैसे भी थे और हमारा जीवन अच्छी तरह से व्यतीत हो रहा था। अब मैं ऐसा क्या करूँ जो दोबारा से हम उसी तरह से अपने जीवन को जीने लगें। उसकी माँ अपने शराबी बेटे के मुँह से जब ऐसी बातें सुनती है तो एकदम से आश्चर्य में पड़ जाती है और एकदम से उसे कहने लगती है कि बेटा तुझे अब याद आई है इन सब चीज़ों की, तुम्हारे पिता तुमसे कह कह कर थक गए और मैंने और तुम्हारे पिता ने तुम्हें कितनी बार समझाया था कि ये सब कुछ करना ठीक नहीं है, लेकिन तू तो शराब पीने में और जुआ खेलने में ही अपनी बड़ाई समझता था। हम लोगों ने तुम्हें काफ़ी बार समझाने की कोशिश की लेकिन तुमने कभी भी हमारी एक भी बात नहीं मानी, तो अब तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो। ऐसा कहकर उसकी माँ वहाँ से चली जाती है और इस बात को सुनने के बाद जो आशीष होता है वह भी पूरी तरह से लज्जित हो जाता है,
क्योंकि ना तो अब उसे शराब का नशा था और ना ही उसके पेट में खाना था। उसे भूख भी लगी हुई थी तो वह किचन के अंदर जाता है और किचन के अंदर जाकर खाना ढूंढने लगता है। लेकिन दोस्तों किचन के अंदर ना तो मिर्च मसाले उसे मिलते हैं, ना ही घर के अंदर दाल सब्जी कुछ भी ऐसा सामान नहीं था जिस सामान से थोड़ा बहुत खाना बनाया जा सके और खाना बनाने के बाद उसको खाया जा सके। अब इन सभी चीजों को देखकर आशीष का माथा ठनक जाता है और उसे लगता है कि जो अब तक मैंने किया है उसकी वजह से मेरे परिवार की बहुत ही बुरी हालत हो गई है। तो वह एक गिलास पानी पीता और पानी पीने के बाद तय करता है कि मुझे अब से अपने परिवार की स्थिति सुधारनी है। उसके बाद दोस्तों दूसरा दिन होता है और दूसरे दिन सुबह सुबह जो आशीष होता है वह अपने घर से निकलता है और घर से निकलने के बाद वह इधर उधर काम ढूंढने लगता है। लेकिन दोस्तों आशीष ने जो अब तक किया था वो सारे बुरे कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं और इसी वजह से कोई भी व्यक्ति उसे काम देने के लिए तैयार नहीं होता है। धीरे धीरे कुछ समय बीता और कुछ समय बाद उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। इधर उसकी माँ भी भूख से तड़प तड़प कर मरने लगती है। वह अपने बेटे से कहती है कि बेटा कुछ खाने के लिए ले आओ वरना हम लोग भूखे मर जाएंगे। उसका बेटा कहता है कि माँ मुझे कहीं पर काम मिल ही नहीं रहा है, मैं करूँ तो क्या करूँ और जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। तो उसके बाद आशीष की माँ आशीष की हालत को देखकर समझ जाती है कि बेटा अब सुधर चुका है। तो वह उसे अपने पास बुलाती है और अपने पास बुलाने के बाद अपने पास से उस किताब को देती है जो उसके पिता ने लिखी थी। वह आशीष को देते हुए कहती है कि बेटा ये किताब तुम्हारे पिता का जीवन भर का ज्ञान है और उन्होंने इसे तुम्हारे लिए लिखा है और कहा था कि जब तुम अपनी आदतों को सुधार लो तो उसके बाद ही मैं इस किताब को तुम्हें दूं। उन्हें अपने बारे में पता था कि वो ज़्यादा दिन जीवित नहीं रह पाएंगे तो मरने से पहले ही वो इस किताब को मुझे दे गए थे। इस बात को सुनने के बाद आशीष की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपनी माँ के गले लग लग कर फूट फूट कर रोने लगता है और रोते हुए अपनी माँ से माफ़ी मांगता है और कहता है कि माँ मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया है वो बहुत ही गलत किया है। आज से मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ मैं आज के बाद जिंदगी में ऐसा कभी नहीं करूँगा और अपने जीवन को और भी ज़्यादा बेहतर बनाऊंगा। अब इस गांव के अंदर उसे काम नहीं मिलता है तो वह उस किताब को लेकर और अपनी मां को लेकर उस गांव से पलायन कर जाता है। इसके बाद वह अपने पिता की उस किताब को खोलकर देखता है लेकिन जैसे किताब के अक्षरों को वो देखता है तो कुछ भी उसे समझ में नहीं आता है क्योंकि दोस्तों वो लैंग्वेज उसने पढ़ी नहीं थी। थोड़ी बहुत उसे हिंदी पढ़नी आती थी लेकिन उसके पिता ने यह किताब उसके लिए संस्कृत में लिखी थी। तो वह धारण करता है कि मुझे इस किताब को पढ़ने योग्य बनना होगा। ऐसा सोचकर वह उस रात तो सो जाता है लेकिन दूसरे दिन सुबह सुबह उठकर उस गांव में इधर घूमने लगता है और पूछता है कि कोई संस्कृत पढ़ा लिखा व्यक्ति हो तो मुझे उसके घर काम करना है। इसके बाद ढूंढते ढूंढते उन्हें एक शास्त्री जी मिल जाते हैं और शास्त्री जी के पास जाकर वो काम करने लगते हैं। शास्त्री जी के पास वो काम करते हैं तो कहते हैं कि मुझे केवल इतना पैसा चाहिए जो मेरा और मेरी माँ का पेट भर सके। अब शास्त्री जी उससे उसकी कहानी पूछते हैं तो जैसे वो अपनी पूरी कहानी शास्त्री जी को बताता है तो शास्त्री जी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वह कहते हैं कि यहाँ पर तुम्हारे पास घर भी नहीं है तो तुम ऐसा करो मेरे ही घर में आकर एक कमरे में रह लेना, क्योंकि शास्त्री जी के घर काफी ज्यादा बड़ा था। उनके बेटे बाहर विदेश में रहकर पैसा कमाया करते थे और अपने पिता के लिए घर पर पैसा भेजा करते थे। यानी कि शास्त्री जी की अच्छी तरह से जिंदगी व्यतीत हो रही थी और वो इतने बड़े घर में दोनों पति पत्नी रहा करते थे। तो शास्त्री जी भी कहते हैं कि बेटा ऐसा करो तुम अपनी माँ को भी यहीं पर ले आओ और यहीं पर हमारे साथ रह लिया करना। उसके बाद वह लड़का अपनी माँ को भी वहीं पर ले आता है और वहां पर शास्त्री जी का काम किया करता है और साथ में उनसे संस्कृत पढ़ना भी सीखता है। अब कई बार उसका मन करता है कि इस किताब को मैं शास्त्री जी से पढ़वा लूं, लेकिन फिर वो सोचता है कि इस किताब को मैं शास्त्री जी से नहीं पढ़वा सकता क्योंकि उसके पिता ने उस पर विश्वास करके ये किताब उसके लिए लिखी थी। तो वह चाहता है कि इस किताब को मैं ही पढ़ूंगा। वहां पर रहते हुए उसे 2 साल हो गए थे और इन 2 सालों के दौरान उसने संस्कृत पढ़ना अच्छी तरह से सीख लिया था और उसकी माँ की तबीयत भी ठीक रहने लगी थी। यहाँ पर उसे अच्छे से खाने पीने के लिए मिल जाया करता और साथ में उसकी बीमारी का इलाज भी करने के लिए एक डॉक्टर आया करता जो शास्त्री जी के लिए आया करता, लेकिन शास्त्री जी उसकी माँ का इलाज भी करवा देते हैं। अब आशीष को जैसी संस्कृत अच्छी तरह से पढ़नी आ गई थी तो उसके बाद एक रात जागकर वह उस पूरी किताब को पढ़ता है और पूरी किताब को पढ़ने के बाद उसे समझ में आ जाता है कि मेरे पिता ने मेरे लिए कोई किताब ही नहीं छोड़ी है, बल्कि उन्होंने मुझे जीवन के लिए एक बहुत बड़ा खजाना दे दिया है जिस खजाने को मैं चाहकर भी खत्म नहीं कर सकता। तो आशीष अब इसका भरपूर उपयोग करना चाहता है। तो वह शास्त्री जी से बात करता और कहता है कि मुझे एक किताब पब्लिश करानी है तो उसके लिए कितना खर्चा आएगा। तो शास्त्री जी उससे पूछते हैं कि ऐसा क्या है
उस किताब में, तो शास्त्री जी को वह उस किताब को दिखा देता है। और जैसे ही शास्त्री जी उस किताब को पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद एकदम से हैरान और भौचक्के से रह जाते हैं। वह पूछते हैं कि बेटा आखिर ये किताब लिखी किसने है? तो वह बताता है कि ये मेरे पिता ने लिखी है और उनका नाम भी यहाँ पर लिखा हुआ है। अब शास्त्री जी जैसे उस किताब को पढ़ते हैं तो एकदम से उस किताब के फैन हो जाते हैं और वह कहते हैं कि बेटा बहुत अच्छा विचार है, अगर तुम इस किताब को पब्लिक करते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और तुम्हारा जीवन अच्छी तरह से व्यतीत होने लगेगा। तो शास्त्री जी उस लड़के की उस किताब को पहले तो हिंदी में ट्रांसलेट करवाते हैं उसके साथ मिलकर, और ट्रांसलेट करवाने के बाद उसके पिता के नाम से उस किताब को पब्लिश कर देते हैं। उस किताब के अंदर आशीष के पिता का जिंदगी भर का ज्ञान था और जिंदगी भर जो कुछ भी उसने महसूस किया था, जो कुछ भी उसने सीखा था, सारा कुछ सहेज कर शब्दों के रूप में लिखा गया था। उस किताब को जैसे ही पब्लिक किया जाता है तो पब्लिक करने के बाद उस किताब की डिमांड मार्केट में बहुत ही ज़्यादा होने लगती है। तो इस हिसाब से बहुत सारा फायदा आशीष को होता है और इसके बाद उसके जीवन में कभी भी पैसों की कमी नहीं आती है। और नशे और जुए की लत को तो वो पहले ही छोड़ चुका था, तो इसके बाद वो अपने जीवन को और भी ज़्यादा सार्थक बनाना चाहता है। उसने अपने लिए घर भी ले लिया था और उस घर के अंदर अपनी माँ की सेवा किया करता था। तो उसके बाद उसकी माँ उससे कहती है कि बेटा अब मैं बुजुर्ग हो चली हूँ, अब तू ऐसा कर अपनी शादी कर ले और शादी करने के बाद अपने घर को बसाना। लेकिन आशीष अपनी माँ से शादी के लिए मना कर देता है, कहता है कि माँ मैं शादी नहीं करूंगा, मैं अपने जीवन को ऐसे ही व्यतीत करूंगा, जब तक तुम मेरे पास हो मैं तुम्हारी सेवा करूंगा और उसके बाद अपने जीवन को समाज कल्याण के लिए लगाऊंगा। उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता, समय के साथ साथ आशीष की माँ की भी मृत्यु हो जाती है। अब आशीष अकेला रह गया था तो वह अपने घर को एक वृद्धाश्रम में तब्दील कर देता है और वहां पर बड़े बुजुर्गों की सेवा करने लगता है। तो दोस्तों ये थी कहानी एक लड़के की जिसने कभी जिंदगी में शराब पी, लेकिन पिता की लिखी गई एक किताब ने उसकी जिंदगी ही बदल दी। आप क्या कहना चाहते हो आशीष के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो आशीष के पिता के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो आशीष की माँ के बारे में? आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। दोस्तों इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।